नमस्कार। इसके पहले लेक्चर में अभी हमने देखा था एक पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, स्टेट एक्सेट्रा का हमने एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देखा था। इसके बाद अभी हम लोग चालू करेंगे पॉलिटिकल थिंकर्स। तो पॉलिटिकल थिंकर्स हम जब स्टार्ट करते हैं तो पॉलिटिकल थिंकर का जो बेस है वो प्लेटो से आता है, या जो यूरोपियन जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वहाँ से हम लेते हैं। तो अगर हमें पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ना है तो प्लेटो को पढ़ना होगा, और अगर प्लेटो को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें जहाँ से प्लेटो आता था, मतलब जो एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स थे उनके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स को जानेंगे, क्योंकि वहीं से जो एक इमर्जेंस होता है एक यूरोपियन पॉलिटिकल फिलॉसफी का, या आप कहें कि पॉलिटिकल साइंस का, वो वहीं से होता है। तो सबसे पहले हमें उसको समझना चाहिए कि वो एंशियंट जो सिटी स्टेट थे उनका नेचर क्या था, उनका कंपोजिशन क्या था, उनके गवर्नमेंट टाइप क्या थी, उनके मेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे, और वहाँ पर जो एक जीवन यापन था वो कैसा चलता था। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स। एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स, इन सिटी स्टेट्स को पोलिस भी कहते हैं। पोलिस, ठीक। इन सिटी स्टेट्स को एंशियंट जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे उनको पोलिस भी कहते थे। और ये जो पोलिस का जो निर्माण है, तो अगर आप देखेंगे जो ग्रीस है वो एक ऐसे पेनिनसुलर रीजन है, और ये जो पेनिनसुलर रीजन है यहां आप देखेंगे यहां पर है एजियन सी और यहां है आयोनियन सी। आयोनियन सी, ठीक। और यहां हो गया मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये मेडिटेरेनियन, ये आयोनियन, ये एजियन सी, इसके बीच में जो ये आता है जो पेनिनसुलर रीजन हमें दिख रहा है ये ही था ग्रीस। और इसी ग्रीस में यहां पर कहीं पर स्पार्टा हुआ करता था, और यहां पर ये इस वाले रीजन में एक आइलैंड इससे जुड़ा हुआ यहां पर हुआ करता था एथेंस, ठीक है। और जो पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था वो पेलोपोनेशियस भी यहीं पर था, ठीक है। अब ये एंशिएंट सिटी स्टेट्स में हम देखेंगे आज एंशिएंट सिटी स्टेट्स में हम सबसे पहले तो देखेंगे कि इनका जो फॉर्मेशन है या और इनका जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा था। फिर यहां की पॉलिटिकल लाइफ हम देखेंगे कि यहां की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। फिर यहां का हम देखेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, और इनके मेरिट एंड डीमेरिट्स हम देखेंगे। इसके बाद में मेरिट एंड डीमेरिट एंड यहां का जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, या हम सोशल स्ट्रक्चर या हम कहें ये जो स्ट्रेटिफिकेशन यहां पर कैसा था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हायरार्की एटसेट्रा, इन सारी चीजों को हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन। तो फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन कैसा था, तो ये जो एंशिएंट जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे ये बने एक जो फिजिकल जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, फिजिकल जियोग्राफिकल फीचर्स,
इनके कारण इनका निर्माण हुआ था। ये फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, जैसे हमने देखा एक तरफ एजियन सी है, एक तरफ आयोनियन सी है, बीच में ये पेनिनसुलर रीजन जो है वो ग्रीस सिटी स्टेट है। तो ये इनका जो फिजिकल कॉम्पोजिशन है, यहां पर रॉकी एंड माउंटेनियस लैंड, आइलैंड्स, इन सब के बीच में एक कॉम्प्लेक्स जो है ज्योग्राफी यहां की थी। और हम ये जानते हैं कि जब एक क्षेत्र विशेष किसी ज्योग्राफी के कारण एक दूसरे से अलग हो जाता है तो वहां पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक कल्चर, एक उनका एक अलग प्रकार का जो मोरालिटी का सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, जो उनके इथोस हैं, वो एक अलग प्रकार से उनका विकास होता है। ठीक वैसे ही यहां पर हुआ था। तो यहां कई सारे जो है, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 1000 सिटी स्टेट्स थे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट्स हैं जिनका हम जो नाम सुनते हैं, जैसे कि एथेंस और दूसरा हो गया स्पार्टा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट ये सिटी स्टेट्स हैं। अब दूसरा, जो ये सिटी स्टेट्स हैं, इनकी अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, कोई बहुत ही ज्यादा रॉकी लैंड है, कोई बहुत ज्यादा एक माउंटेनियस एरिया से घिरा हुआ है, कोई बहुत ही ज्यादा डेंस एरिया से जो है उसकी बाउंड्री डिफाइन हो रही है, और कहीं कहीं पर वो आइलैंड है तो चारों तरफ से वो या तो एजियन या आयोनियन की तरफ है तो सागर से घिरा हुआ है। तो इनसे एक कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल फीचर के कारण उनका एक डिफरेंट, सबका अपना अपना एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम बनता गया। और चूंकि ज्योग्राफी बहुत ही इनकी छोटी थी, तो ये जो छोटे छोटे से कुनवे में ये सिटी स्टेट्स बट गए, मतलब बहुत ही कम लोग एक जगह पे होते थे, और वो सिटी स्टेट्स अपना इंडिपेंडेंटली वो लोग रूल करते थे, इंडिपेंडेंटली अपना जो है वहां पर शासन संचालन का काम करते थे। तो इनके जो पॉलिटिकल सिस्टम थे वो सब जगह के अलग अलग थे। हम कह सकते हैं कहीं मोनार्की, कहीं मिलिट्री रूल, कहीं पर डेमोक्रेसी, कहीं पर ओलिगार्की, और कहीं पर इवन स्पार्टा में तो 2 राजाओं का शासन था और काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी हुआ करती थी। तो इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इनकी ज्योग्राफिकल सिस्टम की ही तरह क्या था, एक डाइवर्सिफाइड सिस्टम था। और जो हमें पता है इनकी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी और कोई भी यूनिफिकेशन या जिसे कहें कि हम इनमें आपसी मेलजोल की जब कमी होगी, तो ये सिटी स्टेट्स में आपसी जो राइवलरी है, आपसी जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा होगी। और यही इसमें देखने को भी मिलता है। पेलोपोनेशियन वॉर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक तरफ एथेंस और एक तरफ स्पार्टा की लड़ाई में सारे सिटी स्टेट्स जो थे उन्होंने या तो एथेंस का साथ दिया, स्पार्टा का साथ दिया, और ये आपस में उनकी लड़ाई हुई, जिसका एक कारण था कि 437 से लेकर के लगभग 405 तक ये पेलोपोनेशियन वॉर चला, है ना। 32 साल लगभग पेलोपोनेशियन वॉर चला, जिसे थुसिडाइडिस ने लिखा है, जिसे फादर ऑफ रियलिज्म भी बोला जाता है। ओके, तो एक कॉम्पैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम होने के कारण, एक कॉम्पैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल सिस्टम होने के कारण इनका एक कॉम्पैक्ट जो है वो सोशल सिस्टम भी बना, कॉम्पैक्ट सोशल सिस्टम भी बना। कॉम्पैक्ट सोशल सिस्टम का मतलब है कि एक जो है विशिष्ट प्रकार की इनकी सामाजिक रचना भी बनी, जैसे हम आगे जब हम प्लेटो, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल को पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो ये एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, जब इनमें हमने देखा कि जब ये ज्योग्राफिकली डिफरेंट हैं, ज्योग्राफिकली डिफरेंट होने के कारण एक कॉम्पैक्ट सोशल, एक कॉम्पैक्ट सोसाइटी बन रही है। मतलब एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लोग, एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ये घिर कर रह गए हैं, सीमित होकर रह गए हैं, लिमिटेड हैं। तो इसके कारण इनका जो आपसी जो इंटरेक्शन है, मतलब
विद इन दी सिटी स्टेट वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा और इनकी एक दूसरे से ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन कहीं दूसरे के साथ में एक अलगाव का भाव होगा, क्योंकि एक कल्चर भी अलग है और उनमें अलग जो है व्यवहार भी, उनकी मोरालिटी भी अलग है, उनकी वैल्यूज भी अलग है, उनके इथोस भी अलग है। तो इस कारण से हम देखेंगे कि इनमें एक अन्य जो फीचर जो डेवलप हुआ वो था रीजनलिज्म। रीजनलिज्म, तो रीजनलिज्म क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद मतलब अब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है एक जिसे हम कहेंगे कि अब वेरी स्पेशल काइंड ऑफ फीचर इनमें जन्म लेगा कि इनको अपनी क्षेत्र विशेष से एक जुड़े होने का अनुभव बहुत ज्यादा होगा और दूसरों से वहीं पे क्या होगी, राइवलरी होगी। तो हम कह सकते हैं कि एंशिएंट सिटी स्टेट्स के जो दो प्रोमिनेंट फीचर हैं उनमें एक रीजनलिज्म और दूसरा राइवलरी भी है। अब ये रीजनलिज्म और राइवलरी होने के कारण, रीजनलिज्म भी है और राइवलरी भी है। रीजनलिज्म किसको रोकता है, यूनिफिकेशन को रोकता है। रीजनलिज्म किसको रोकता है, रीजनलिज्म एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में काम करने को रोकता है। रीजनलिज्म हार्मोनियस वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को रोकता है। रीजनलिज्म कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को रोकता है। तो रीजनलिज्म कई सारे मायनों में क्या होता है, वो एक संकीर्ण जो है एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जन्म देता है और वहीं पर राइवलरी को भी कहीं ना कहीं रीजनलिज्म बल देगा, हवा देगा। और इस रीजनलिज्म और राइवलरी के कारण इनमें हम कह सकते हैं अक्यूट काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी, बहुत ही अधिक अस्थिरता इन सिटी स्टेट्स में होगी, क्योंकि एक दूसरे से हमेशा कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की जगह पर इनमें कॉन्फ्लिक्ट और कियोटिक सिचुएशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक अक्यूट इंस्टेबिलिटी वाज प्रोमिनेंट अमंग ग्रीक सिटी स्टेट्स। इसका अगर हम एग्जांपल लें अक्यूट इंस्टेबिलिटी का, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है राइवलरी बिटवीन स्पार्टा एंड एथेंस। स्पार्टा एंड एथेंस, ये कैसी राइवलरी है, किस टाइप की राइवलरी है? एथेंस हमने अभी डिस्कस किया था कि एक कॉम्पैक्ट ज्योग्राफिकल एंड कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल सिस्टम के कारण एक कॉम्प्लेक्स सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम का जन्म हुआ, एक यूनिक काइंड ऑफ पॉलिटी वहां पर जन्म हुई। ये कैसी पॉलिटी थी, एक दूसरे से भिन्न। तो जैसे हमें पता है, हम पॉलिटिकल साइंस में जानते हैं कि दो डेमोक्रेसीज आपस में कभी लड़ाई नहीं करती। क्यों नहीं करती दो डेमोक्रेसीज आपस में लड़ाई? क्योंकि दोनों तरफ की जो जनता है वो अपना हित चाहती है, ना कि एक दूसरे से लड़कर अपने हितों को तिलांजलि देना चाहती है। और दूसरा, चूंकि गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की विल को रिप्रेजेंट करती है और लोगों की कभी भी डोमिनेंट विल लड़ने की नहीं होती, इसलिए दो डेमोक्रेसीज कभी आपस में नहीं लड़ती, हालांकि उसके कई अपवाद हैं। लेकिन यहां देखें तो हमने अभी पढ़ा था इसमें कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें मिलिट्री काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम भी है, मिलिट्रिस्टिक रूल भी है, मोनार्किकल रूल भी है, टायरेंट रूल भी है। टायरेंट रूल वो होता है अ रूलर which rules according to his whims and fancies, a ruler which has no obligation to any kind of law or any kind of constitution। एक ऐसा शासक जिसका किसी भी कानून, किसी भी संविधान से कोई लेना देना ना हो, वो टायरेंट कहलाता है, जिसे हिंदी में निरंकुश कहते हैं, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जिसके ऊपर कोई लिमिट ना हो। तो ऐसे ही यहां पर जो ये अक्यूट राइवलरी है, जो रीजनलिज्म और इनकी आपस में तनातनी के कारण सामने आती है, वो थी स्पार्टा और एथेंस की। एथेंस एक तरफ एक जो रिप्रेजेंट करता था, एथेंस एजुकेशन, इंटेलेक्ट, आर्ट, साइंस, इसको रिप्रेजेंट करता था और साथ ही साथ यहां का पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, डेमोक्रेटिक था।
अब ये डेमोक्रेसी वैसी डेमोक्रेसी नहीं है, इस डेमोक्रेसी को हम कह सकते हैं प्रोटोटाइप ऑफ डेमोक्रेसी। प्रोटोटाइप डेमोक्रेसी कैसी होती है? जो एकदम आदिकाल में जो विकसित हुई है, जो एकदम नेसेंट है, वो डेमोक्रेसी यहां पर थी। वो कैसी डेमोक्रेसी है? जहां पर सिटीजन जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं बनाते, वे क्या करते हैं? स्वयं से अपने ऊपर शासन करते हैं और स्वयं जो है किसी भी जो एग्जीक्यूटिव चाहे काम हो, चाहे लेजिस्लेटिव काम हो और चाहे जुडिशियल काम हो, सब कामों का संपादन स्वयं से करते हैं। और यहां पर जो सिटीजनशिप है वो भी बहुत ही अलग कॉम्प्लेक्स टाइप की सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप यहां पर केवल मेल ग्रीक मेंबर को समझा जाता था। मेल ग्रीक मेंबर में भी वो रीजनल होना चाहिए। एथेंस का आदमी अगर स्पार्टा में रह रहा है तो उसे एलियन समझा जाएगा, उसे सिटीजन नहीं समझा जाएगा। वेमेन को सिटीजनशिप नहीं थी, चाहे वो ग्रीक हो चाहे वो किसी और इंफीरियर रेस से हो, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक मेंटालिटी। दूसरा, एलियंस बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो वहीं ग्रीक सिटी स्टेट से आए हो, उनको मान्यता नहीं दी जाती थी। तो एलियंस, वुमेन्स एंड स्लैब्स, उनके लिए कोई स्थान नहीं था। और स्लैवरी इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स। ओके, तो स्लैवरी उनका एक प्रोमिनेंट फीचर था। दूसरा, जो एंशिएंट जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे उन सब में एग्रेरियन ही सोसाइटी थी, लेकिन उनमें चूंकि एगरनेस थी, नॉलेज के लिए एगरनेस थी, एडवेंचरस सोसाइटी थी, साइंस के लिए, नॉलेज के लिए एक उनमें क्वेस्ट थी। तो इसके कारण उनका डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली कोई वो हम आज के जैसा ना तो उसको पॉलिटी कह सकते हो, ना आज के जैसी हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो जैसे स्पार्टा में 2 किंग रूल करते थे। तो जिस प्रकार से एथेंस बल दे रहा है एजुकेशन, इंटेलेक्ट, आर्ट, साइंस एक्सेट्रा पे, ठीक वैसे ही जो स्पार्टा है वो उस समय पर बल देता था किस पे? मिलिट्री एंड वॉर, इनके ऊपर यहां पे बल दिया जाता था। जहां इनकी जो एथेंस का जो मानना था कि वो हार्मोनियस तरीके से रहना चाहिए, वहीं स्पार्टा जो था वो एग्रेसिव था। वहां पर जो जैसे कहेंगे कॉन्स्क्रिप्शन का कंसेप्ट था कि अनिवार्य मिलिट्री शिक्षा आपको लेनी ही लेनी है, और वहां पर मिलिट्री को डोमिनेंट बनाना उनकी पॉलिटी का एक प्रोमिनेंट फीचर था। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, एथेंस राइज कर रहा था, एथेंस की हेजेमोनी बढ़ रही थी, उसको काउंटर करने के लिए स्पार्टा साथ में आया। स्पार्टा और इनके बीच में लड़ाई हुई, कई और सिटी स्टेट्स ने भी इनका साथ दिया और एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं पेलोपोनेशियन वॉर। पेलोपोनेशियन वॉर ये पेलोपोनेसस में हुआ था। इसके ऊपर थुसिडाइडस ने बुक भी लिखी है, पेलोपोनेशियन वॉर। ये कब हुआ? तो 437 to 405 BC इसमें ये चला। इसमें अल्टीमेट जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट था कि इस वॉर में एथेंस की हार हो गई और स्पार्टा की जीत हो गई। अब ये केवल हार और जीत नहीं थी। ये हार और जीत क्यों नहीं थी? क्योंकि इसने एक चर्निंग को, एक पॉलिटिकल चर्निंग या कहें फिलोसफिकल चर्निंग को जन्म दिया। वो थी कि एथेंस हारा क्यों, जबकि एथेंस में जो बल दिया जा रहा था वो एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, जो सोफिस्ट होते थे वो पैसा लेके कैसे सत्ता पाई जाए, क्या सत्ता का महत्व है, व्यक्ति को अपने जीवन में सत्ता कैसे हासिल करनी चाहिए, इसके ऊपर खूब ज्ञान देते थे, पैसे लेते थे, उन्हें सोफिस्ट कहते थे। और दूसरा, ये जो एथेंस में डेमोक्रेसी भी थी, रूल बाय पीपल था, तो उन्हें तो अपने हितों का पता होना चाहिए। ऐसा कैसे हो गया कि एथेंस हार गया और स्पार्टा जीत गया? स्पार्टा में वहीं पे क्या था? 2 किंग्स रूल था, एल्डर्स काउंसिल थी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है अपने आप में सिस्टम कि 2 राजा और कुछ एक बूढ़े या जो एल्डर्स लोग थे उनकी काउंसिल वहां पर काम करती थी। इन्होंने मिलिट्री पे बल दिया, वहीं इन्होंने नॉलेज पे बल दिया। फिर सामने आया कि एथेंस में भले डेमोक्रेसी थी, लेकिन कुछ लोग सत्ता प्राप्ति के लिए करप्ट मींस का साथ देते थे। और जो डेमोक्रेसी है वो रिटोरिक के ऊपर बेस्ड है, वो ऑरेटरी के ऊपर बेस्ड है कि लच्छेदार भाषण दीजिए और लोगों को
अपनी वोकैबुलरी से आप बहुत ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस कर लीजिए और सत्ता में आ जाइए। वहीं यहाँ पे क्या था, यहाँ एक डिसिप्लिन था, यहाँ एक जो इनका प्राइम फीचर है वो ये था कि हमारे लिए हमारा डिसिप्लिन, हमारे लिए हमारी मिलिट्री, और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पार्टन इंटरेस्ट, नॉट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सो यहां पर क्या है, इंडिविजुअलिज्म आप कह सकते हैं कि ज्यादा था, और यहां पर क्या है, यहां पर जो एक कम्युनिटी के लिए जो जीवन है या जो कम्युनिटी ओरिएंटेड जो पॉलिटिकल लाइफ है वो इनका प्राइम फीचर था। तो इस तरीके से एथेंस हारा और स्पार्टा जीत गया। इसी समय पर प्लेटो भी है, हम लोग प्लेटो के बाद में पढ़ेंगे। इसका एक बहुत बड़ा असर उसके ऊपर पड़ेगा कि एथेंस हारा क्यों। एथेंस इसलिए हारा क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसका फेल कर रहा है, और स्पार्टा इसलिए जीता क्योंकि उसका पॉलिटिकल सिस्टम कहीं ना कहीं वाइब्रेंट है, वर्किंग है, एक्टिव है, एफिशिएंट है। अब इस पेलोपोनेशियन वॉर के बाद में एक सिचुएशन खत्म हुई कि जो गोल्डन एज थी, द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स, वो एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स की वो गोल्डन एज 405 से डिग्रेड करना, डिक्लाइन करना या डिलैपिडेट करना चालू हो गई, और वहां से इनकी गोल्डन एज में और इनमें कई सारी विकृतियां आना चालू हो गई। हम कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे कि जो उनकी सोसाइटी है या उनकी जो इकोनॉमी थी। तो जो एंशियंट सिटी स्टेट्स थे उनकी जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी उनकी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। ओके, हमें ओवरऑल फीचर देख रहे हैं सभी एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स का। दूसरा, उनकी अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी उनकी हाईली हायरार्किकल सोसाइटी थी। हायरार्किकल सोसाइटी का मतलब है कि वहां पर जो कई लेवल में लोग बटे हुए थे। सबसे सुप्रीम लेवल पे कौन आता था, सिटीजन। और सिटीजन कौन हो सकता था, जो एक पर्टिकुलर सिटी स्टेट्स में पैदा हुआ हो और वो मेल मेंबर हो, तभी जाके वो क्या हो सकता है, सिटीजन हो सकता है। ओके, फिर अगर वो उनकी वर्किंग एज खत्म हो गई, मतलब वो अगर वृद्ध हो जाते हैं और वो पॉलिटिकल अफेयर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते तो वो रिटायर्ड भी हो जाते थे। दूसरा, विमेन, इनका स्टेटस सिटीजन का स्टेटस नहीं है। इनको चाहे वो ग्रीक हो या नॉन ग्रीक हो, उनको वहां पर कोई स्थान नहीं दिया गया था पॉलिटिकल लाइफ में। तीसरा, जो इनका जो तीसरे पायदान पे वो थे एलियंस। एलियंस वे सभी लोग हैं, चाहे वो अगर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर सिटी स्टेट्स के बाहर का है, स्पार्टन का आदमी एथेंस में, एथेंस का आदमी साइरेक्यूज में अगर है, तो उसको एलियन माना जाएगा, उसको वहां का नागरिक नहीं माना जा सकता, हालांकि एक ही रेस है। और स्लेव्स, स्लेव्स को इंफीरियर इसलिए माना जाता था क्योंकि जो ग्रीक मेंटालिटी थी वहां पे माना जाता था कि रेस अदर देन ग्रीक्स आर इंफीरियर, वो सबकी सब क्या है, वो बहुत ही निम्नतम है और उनको वो मानवों से नीचे मानते थे। ठीक है। दूसरा, अगर हम इनका एजुकेशन सिस्टम देखें तो वाइब्रेंट था। वाइब्रेंट का मतलब है कि इनमें नॉलेज की क्वेस्ट थी, इनमें साइंटिफिक टेम्पर था, इनमें साइंटिफिक टेम्पर हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें तो इनके एजुकेशन और इनकी फिलोसफिकल सिस्टम में एक चीज प्राइम थी जो कि जिसकी तारीफ होनी चाहिए, और इसका क्रिटिसिज्म करने के कारण कार्ल पॉपर ने प्लेटो को द फोररनर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म भी कहा है, या फोररनर ऑफ नाजीवाद और फांसीवाद भी कहा है। तो ये ह्यूमनिज्म क्या है, ये ह्यूमनिज्म कहता है कि द सेंटर ऑफ any endeavor of human beings should be human, मतलब मनुष्य कुछ भी करे, ह्यूमन वेलफेयर,
उसका जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या है, मानव कल्याण होना चाहिए। और ये मानव कल्याण कैसे पाया जा सकता है, तो उसके लिए है कि रैशनैलिटी एंड रीजन, इसके थ्रू, मतलब किसी पंथ का, संप्रदाय विशेष का आदमी के ऊपर डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, कोई कल्ट विशेष का। आदमी के जीवन जीने का जो उद्देश्य है वह मानवता के लिए या मानवों के लिए क्या होना चाहिए, कार्य करने वाला होना चाहिए। वो परमार्थ की चिंता ना करके इहलोक की चिंता करें, मतलब मानवों की चिंता करें। दूसरा, ये ह्यूमनिज्म क्या करता है, ये ह्यूमनिज्म ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करता है, उसकी कैपेसिटीज, मानव की जो मानव के अंतर्निहित या मानव के अंदर जो निहित जो क्षमताएं हैं उनको जो है मानता है कि मानव अपनी इन क्षमताओं से क्या कर सकता है, अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है कि उसको वो अपना निर्धारण, अपने स्व का निर्धारण कर सकता है, उसमें विवेक है, और इसी सिद्धांत को कहते हैं ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो ये ह्यूमनिज्म भी वहां का एक प्राइम फीचर था, जो कि एक पॉजिटिव फीचर माना जाता है। ठीक, इसके बाद अगर हम उनके डेमोक्रेसी की बात करें, तो ये डेमोक्रेसी, जैसे हमने अभी कहा था, ये प्रोटो डेमोक्रेसी थी, ये कोई डेमोक्रेसी आज के जैसी डेमोक्रेसी नहीं है, और ये डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है, ये डेलिबरेटिव डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। ठीक, तो ये हो गई उनकी डेमोक्रेसी। इसके बाद जीवन के प्रति उनका जो एक दर्शन था वो ये था कि गुड लाइफ क्या है। तो गुड लाइफ, जो ग्रीक सिटी स्टेट्स के लोग होते थे वो मानते थे कि पार्टिसिपेटिंग इन public life is a self development process which is helpful in achieving the good life। तो इनका ऐसा मानना था कि जो पार्टिसिपेशन है, जो कोई सिटीजन है और अपने जो वो दायित्वों की पूर्ति करता है, वह केवल दायित्वों की पूर्ति नहीं कर रहा है, वह अपने स्वयं का विकास भी कर रहा है, और यही स्वयं का विकास करना और अपने आप को राज्य की जो ड्यूटीज हैं, जो सिटी स्टेट्स की ड्यूटी है, उसमें संलग्न करना ही क्या है, गुड लाइफ है। दूसरा, इनका लाइफ को लेके एक और पर्सपेक्टिव है, वो लाइफ को कैसे देखते हैं, तो उनका इस गुड लाइफ का मतलब है वो है प्लेजर एंड पावर। प्लेजर एंड पावर हम बाद में देखेंगे कि कैसे सोक्रेटिस इसका विरोधी था, और इन्हीं ये प्लेजर और पावर को कौन पढ़ाता था, ये प्लेजर और पावर यहां पर जो ये नेता होते थे, सिटीजन्स होते थे, वो किससे सीखते थे, वो सोफिस्ट से सीखा करते थे। और ये सोफिस्ट क्या होते थे, ये ट्रैवलिंग टीचर्स या ट्रैवलिंग ट्यूटर्स होते थे, ये वॉन्डरर्स टाइप के होते थे, घूमते फिरते घूमंतु टाइप के, और ये जा जाके लोग जो उनको पे करता था उसके बारे में ये उनको बताते थे। इनका सिखाने का जो तरीका था वो रिटोरिक होता था, और रिटोरिक का मतलब है कि लच्छेदार भाषण या प्रभावी भाषण कैसे दिया जाए। क्यों प्रभावी भाषण सीखना है, ताकि सत्ता को कैसे प्राप्त किया जा सके, और सत्ता क्यों प्राप्त करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, गुड लाइफ में जाना है। और गुड लाइफ हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें प्लेजर और पावर को सीख करना है। और यही चीज को विरोध किया किसने, सोक्रेटिस ने। और जब सोक्रेटिस का जो ट्रायल हुआ 399 में, जब उसको हेमलॉक नामक जहर दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हुई, उस समय पे सजा देने उसको प्राणदंड दिया गया, और उसमें उसको कहा गया कि तुम हेमलॉक जहर पियोगे और मर जाओगे। तो उसने जब वो हेमलॉक जहर पिया, उसका एक बहुत बड़ा असर प्लेटो के ऊपर पड़ा। प्लेटो ने उसी को लेकर उसके ट्रायल को, जो उसका जजेस के साथ में सोक्रेटिस ने वार्तालाप किया, उस वार्तालाप में उसने अपने आप को डिफेंड किया और अपने नॉलेज को डिफेंड किया और सोफिस्ट को क्रिटिसाइज किया। इसी सारी चीज को एक पुस्तक में जिसका नाम है अपॉलॉजी एंड अपॉलॉजी, वो प्लेटो ने लिखी, एक वो सटायर
सटायर है, एक रैशनल सटायर है, एक फिलोसफिकल सटायर है, जिसमें उसने व्यंग करते हुए डेमोक्रेसी, सॉफिस्ट और इनके वैल्यू सिस्टम को उसने क्रिटिसाइज किया है। उसने उनके जगह पर अल्टरनेटिव सिस्टम की भी बात की है। तो इतना आज के लिए पर्याप्त है। आगे के लेक्चर में हम लोग प्लेटो के जो उसका लाइफ स्केच है, प्लेटो का जो बैकग्राउंड है, प्लेटो के ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।